हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, जिसकी की 8th सीरीज 2021 की कल यानी कि 29 नवंबर से 5 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन होगी। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आपके लिए सबसे आसान और फायदेमंद तरीका हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और इसको कंपेयर करेंगे हम दूसरी गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जो भी ऑप्शंस हैं उनके साथ, और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें गोल्ड लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होते क्या हैं, तो आप बहुत ही आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि एक फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट होते हैं। आप नॉर्मली फिजिकल गोल्ड क्यों लेना चाहते हैं? एक तो आपको ये उम्मीद होती है कि जो गोल्ड के प्राइसेस है हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर जाते हैं, तो आप एज एन इन्वेस्टमेंट आज उसको लेना चाहते हैं, ताकि कल को जब फ्यूचर में उसके प्राइसेस बढ़े तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन हो। और दूसरा कारण ये होता है कि मान लो आपको फ्यूचर में लगता है कि गोल्ड की जरूरत होगी वेडिंग के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो आप चाहते हैं कि उसको आज लेकर रख लिया जाए, ताकि फ्यूचर में जब उसके जरूरत हो तब आपको ज्यादा पैसा उसके लिए ना खर्चना पड़े। तो ये दोनों ही पर्पस आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पूरा कर सकता है, और इस केस में आपको फिजिकली गोल्ड को खरीदने की और उसको स्टोर करने की जरूरत भी नहीं होती। तो इसमें जो भी इन्वेस्टर होते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के, वो करंट मार्केट प्राइस पे इसको कैश में खरीद सकते हैं, और जब ये मेच्योर होंगे या वो रिडीम कराते हैं तो जो भी मार्केट प्राइस उस टाइम पे चल रहा होगा वो उनको कैश के रूप में वापस मिल जाएगा। और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। और अब अगर कुछ बेनिफिट्स की बात की जाए, तो जब भी इसको इशू किया जाता है या रिडीम किया जाता है या मेच्योर होते हैं, ये हमेशा मार्केट प्राइस पे होते हैं। तो आप इसको सिंपली फिजिकल गोल्ड का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं कि जब आप जैसे कि आप कल ये ओपन होगा, तो जो भी पिछले 3 दिन का मार्केट प्राइस होता है उसकी एवरेज ले ली जाती है, और उस पे आपको ये इशू कर दिया जाता है। और जब ये मान लो कि 8 साल बाद आज से 2029 में जब ये मैच्योर होगा, तो उस टाइम पे जो भी प्राइस मेच्योरिटी से 3 दिन पहले चल रहा होगा उसका एवरेज लिया जाएगा, और उस प्राइस पे ही आपको रिडीम हो जाएगा। तो आपको इसमें जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी गोल्ड में, उसका फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी फिजिकल गोल्ड को लेने के रिस्क होते हैं कि मान लो वो चोरी हो सकता है, इसके अलावा उसको अगर आप लॉकर में रखते हैं या कहीं पे स्टोर करते हैं तो उसकी भी कॉस्ट होती है। तो वो दोनों ही एलिमिनेट कर सकते हैं और आपको फायदे वही मिलते हैं जो फिजिकल गोल्ड के होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसमें आपको पीरियोडिकल इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि एक तो गोल्ड का कैपिटल एप्रिसिएशन का तो फायदा होगा ही होगा, साथ में आपको 2.5% का इंटरेस्ट हर साल मिलता है, जो कि हर 6 महीने के पीरियड में दिया जाता है, यानी कि 1.25% एवरी 6 मंथ्स इसको दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी की फॉर्म में लेते हैं तो आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ेंगे और हमेशा प्योरिटी का आपको डर लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही खतरे आपके लिए नहीं होते। और दूसरा, अगर आप इसको ऑफलाइन लेते हैं तो ये आरबीआई की बुक्स में रहता है, और अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो ये आपके डीमैट अकाउंट में रहता है, तो इसमें कोई गुम होने का खतरा नहीं रहता। इसके अलावा अगर आप मेच्योरिटी तक वेट करते हैं, आप उसको पहले रिडीम नहीं करते और 8 साल तक वेट करते हैं, तो जो भी कैपिटल गेन होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, वो टैक्स फ्री होगा। और अगर आप उससे पहले तोड़ते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर 3 साल से पहले अगर आप इसको रिडीम करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि आपके स्लैब के रेट के हिसाब से होता है। और अगर आप 3 साल से ज्यादा इसको रखते हैं टिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी से पहले तक, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि 20% आफ्टर इंडेक्सेशन होता है। इसके अलावा एक और बेनिफिट ये है कि अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हैं, यानी कि अपने डीमैट के अकाउंट या किसी भी ऑनलाइन वे में, तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट इनिशियली मिलता है। और इसके बाद जो भी आपको इंटरेस्ट होता है और रिडम्पशन जो प्रोसीड्स होते हैं, यानी कि जो भी 6 महीने में इंटरेस्ट आता है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है, आपको कोई फॉलो अप नहीं करना पड़ता। और जब 8 साल बाद ये रिडीम हो जाएंगे तब भी वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और लास्ट बेनिफिट ये है कि इनका टेन्योर वैसे 8 साल होता है, यानी कि 8 साल बाद ये मैच्योर होंगे, और अगर तब तक आप वेट करते हैं तो आपको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और अपने आप ही आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत पहले पड़ गई, तो आप जैसे कि आज अब कल इसको खरीदते हैं, अगले 5 दिनों में कभी भी खरीदते हैं, तो एक आध वीक में आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, 10 10 दिनों के अंदर लगभग।
तो उसके बाद आप इसको इमीडिएटली सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं, यानी कि जैसे आप शेयर्स को बेचते हैं डीमैट अकाउंट के थ्रू, सिमिलरली इसको बेच सकते हैं। हालांकि उसमें थोड़ी लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो अगर आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लग जाए या आपको बायर ना मिले। और लेकिन अगर आप 5 साल की वेट करते हैं, यानी कि 5 साल बाद आपको जरूरत हो, तो आप ऑफिशियली भी इसको एन कैश या रिडीम करा सकते हैं। हालांकि उस केस में आपको सिर्फ टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको टैक्स वैसे लगेगा जैसे एक नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको लगता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई फायदे तो काफी सारे हैं, तो लिमिटेशन भी कुछ है। तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, एक तो आप रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए, तो अगर आप रेजिडेंट इंडियन नहीं है तो आप इसको नहीं खरीद सकते। हालांकि आप चाहे वो इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या कोई ट्रस्ट हो, तब आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको रेजिडेंट होना चाहिए। उसके अलावा लिक्विडिटी इसमें लो होती है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में आप बेच सकते हैं, जैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे 10 दिनों के अंदर आप बेच जरूर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसमें लिक्विडिटी कम होती है। और यहाँ पे कभी कभी इशू ऐसा आता है कि मान लो आप कभी खरीद रहे हो और आपका जो डीमैट अकाउंट है वो सीडीएसएल के साथ है, लेकिन जिससे आपने खरीदा है उनका अकाउंट एनएसडीएल के साथ है, तो कई बार ये टाइम लग जाता है इसको आपके डीमैट अकाउंट में आने में। तो सेकेंडरी मार्केट में ये बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ, कभी आपको जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी में तो आप डेफिनेटली इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा एक लिमिटेशन ये है कि आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो 1 ग्राम की करनी होती है, यानी कि आपको जैसे कि 4800 के आसपास का प्राइस चल रहा है, उतना आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे कम में आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 kg की है, अगर आप इंडिविजुअल या एज एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की तरह आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और 20 kg तक अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर आप एज ए ट्रस्ट या सिमिलर एंटिटी की तरह इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अब अगर बात की जाए कि भाई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अलावा अगर हमको भारत में गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो उसकी क्या ऑप्शन है, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड उनके कंपैरिजन में कैसा प्रोडक्ट है। तो मेरे हिसाब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अलावा हम 4 तरीकों से भारत में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो फिजिकल गोल्ड के रूप में, जैसे कि आप कॉइन ले सकते हैं, बार्स ले सकते हैं। उसके बाद डिजिटल गोल्ड में, इस केस में भी सिमिलर टू फिजिकल गोल्ड, आप गोल्ड लेते हैं लेकिन उसको डिजिटली रखा जाता है, और जब आपको उसकी जरूरत होती है तब आपको कॉइन, बार्स या इवन ज्वेलरी की फॉर्म में डिलीवर कर दिया जाता है। इसके बाद गोल्ड के ईटीएफ आते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड होते हैं, और पांचवा हो गया अपना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे इन प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे, जैसे कि इनको बाय कैसे किया जाता है। तो फिजिकल गोल्ड आप किसी भी गोल्ड डीलर या बैंक से ले सकते हैं। डिजिटल गोल्ड आप इवन कुछ ज्वेलर्स भी अभी ऑप्शन देते हैं, जैसे कि तनिष्क या कल्याण ज्वेलर्स। इसके अलावा आप अपने वॉलेट से ले सकते हैं, और इसके बाद इसको फिजिकल रूप में लेकर वो वॉल्ट में सिक्योर करा लेते हैं। और गोल्ड ईटीएफ आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो आप खरीद सकते हैं, गोल्ड एमएफ किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आप ले सकते हैं। और जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, अदरवाइज बैंक या पोस्ट ऑफिस से आप ऑफलाइन भी इसको ले सकते हैं। जीएसटी की बात की जाए तो फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में आपको 3% जीएसटी पड़ता है, लेकिन दूसरी ऑप्शन में कोई जीएसटी नहीं पड़ता है। स्टोरेज, डिलीवरी और ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात की जाए तो फिजिकल गोल्ड को शायद आपको सिक्योर करने के लिए लॉकर में रखना पड़े, या इवन घर में रखते हैं तो थोड़ा स्टोरेज स्पेस की कॉस्ट आपको लग सकती है। डिजिटल गोल्ड के केस में ये 2 से 3% पड़ जाते हैं आपको स्टोरेज, क्योंकि इसको वॉल्ट में सेफ में रखा जाता है, उसकी कॉस्ट होती है। उसके अलावा जब भी आप इसको चाहेंगे कि ये कॉइन या बार्स की फॉर्म में या ज्वेलरी की फॉर्म में आपको मिले तो मेकिंग चार्जेस लग सकते हैं। और कुछ कुछ चार्जेस होते हैं जो कि रफली 2 से 3% हम बोल सकते हैं कि डिजिटल गोल्ड में आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। वहीं बाकी तीनों ऑप्शन में यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं होते। अब अगर एक्सपेंस रेशो की, मतलब जो मैनेजमेंट होती है उनके जो चार्जेस होते हैं, वो फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड में कुछ नहीं होते, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में आपको लगभग 0.5 से 1% तक देने पड़ते हैं, रफली इसके बीच में होते हैं। लेकिन ये नॉर्मली कम ही होते हैं, तो 0.5 से 0.7 0.8% होते हैं, मैक्सिमम 1%। गोल्ड एमएफ में आपको लगभग ये डबल देने पड़ जाते हैं, क्योंकि गोल्ड एफ एमएफ यानी कि पहले आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो फर्दर ईटीएफ में करते हैं, तो ये चार्जेस वहां पे आपको 1 से 1.5% तक पड़ सकते हैं। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कोई चार्जेस नहीं पड़ते हैं। एग्जिट लोड की बात की जाए तो सभी केसेस में नहीं होता, सिर्फ गोल्ड म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल से पहले उसको रिडीम करते हैं तो आपको 1 से 2% का एग्जिट लोड पड़ सकता है। ब्रोकरेज चार्जेस की बात की जाए तो सभी ऑप्शन में ये नहीं के बराबर हैं, सिर्फ गोल्ड ईटीएफ में थोड़े बहुत होते हैं, अगर आप जीरोधा या किसी भी कॉम्पिटिटिव ब्रोकरेज के साथ आपका डीमेट अकाउंट है तो बहुत माइनर से चार्जेस होते हैं। और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी अगर आप डायरेक्टली खरीद रहे हैं
तो आपको कोई चार्जेस नहीं होते। हाँ, आप अगर आईसीआईसी डायरेक्ट या एचडीएफसी सिक्योरिटी वगैरह से खरीदते हैं तो आपको थोड़े बहुत चार्जेस यहाँ पे पड़ सकते हैं। और इंटरेस्ट, ये सबसे अच्छा पॉइंट है एसजीबी का, जहां पे आपको 2.5% साल का इंटरेस्ट मिलता है और किसी भी ऑप्शन में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लिक्विडिटी की बात की जाए तो बाकी सभी प्रोडक्ट हम लिक्विड बोल सकते हैं, क्योंकि फिजिकल गोल्ड को कभी भी बेचना है आप जाके उसको बेच सकते हैं। सेम फॉर डिजिटल गोल्ड या इवन ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में भी अच्छी खासी लिक्विडिटी रहती है। लेकिन एसजीबी यहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है, क्योंकि अगर आप इसको सेकेंडरी मार्केट में बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी लिक्विडिटी कम होती है। तो छोटी मोटी क्वांटिटी में आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपको सडनली 1 किलो गोल्ड बेचना है या अच्छा खासा बेचना है तो आपको लिक्विडिटी की प्रॉब्लम पड़ सकती है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो आपको फिजिकल गोल्ड में आप रफली जो भी एक कॉइन वगैरह की फॉर्म में भी लें तो वो 1 ग्राम का होता ही है, तो आपको लगभग आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से 4800 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सेम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में भी मिनिमम क्वांटिटी आपको 1 ग्राम लेनी पड़ेगी, तो लगभग आपको 5000 के आसपास इन दोनों ऑप्शन में खर्च करने पड़ेंगे मिनिमम। लेकिन गोल्ड एमएफ अगर आप लेते हैं तो सिर्फ 1000 रुपए में आप शुरू कर सकते हैं, और डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर लोन की बात की जाए कि इसको कोलेटरल रख के क्या आपको लोन मिल सकता है, तो फिजिकल गोल्ड में अगर आपके पास कॉइन्स हैं जिनकी की जो वेटेज है वो 50 ग्राम से कम है तो आपको लोन मिल जाएगा, और किसी ऑप्शन में आपको लोन नहीं मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको एज ए कोलेटरल इसको रख के आप लोन ले सकते हैं, तो ये भी सॉवरेन गोल्ड के बॉन्ड के केस में बेटर पॉइंट है। टैक्स की बात की जाए तो सभी में अगर आप 3 साल से कम रखते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पड़ेगा, 3 साल से ज्यादा रखते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका होता है स्लैब रेट वाला और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 20%, लेकिन उसमें आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाते हैं। उसके अलावा सेस और वो तो सब होता ही है। और लेकिन एसजीबी के केस में आपको ये फायदा है कि अगर आपको इसको मेच्योरिटी तक होल्ड करते हैं, यानी कि 8 साल तक अगर आप इसको रिटेन रखते हैं, तो जो भी आपको कैपिटल गेन होगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा, तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो अब अगर हम पूरा समराइज करें कि अगर आप 8 साल के लिए, क्योंकि इसमें मेच्योरिटी पीरियड 8 साल है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, अगर आप 8 साल के लिए इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे। तो जो भी आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी उसमें से फिजिकल गोल्ड अगर आप रखते हैं तो आपको जीएसटी 3% पड़ेगा, तो वो आपकी ओवरऑल अर्निंग से कम हो जाएगा। डिजिटल गोल्ड के केस में आपको जीएसटी, स्टोरेज और डिलीवरी वगैरह मिला के 5 से 6% के चार्जेस पड़ सकते हैं। और गोल्ड ईटीएफ की बात की जाए तो इसमें 0.5 से 1% अगर हम एनुअली माने एक्सपेंस रेशो, तो आपको 4 से 8% के चार्जेस पड़ सकते हैं। और गोल्ड एमएफ तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको गोल्ड ईटीएफ प्लस गोल्ड एमएफ को मैनेज करने के चार्जेस पड़ सकते हैं, लगभग आप 8 से 16% आने वाले 8 साल में दे सकते हैं। लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप देखिए कि जो भी आपका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं पड़ेगा, रादर आपको यहाँ पे अगर 8 साल में आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से 20% इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपकी 8 साल में मान लो जी 10% पर एनम के हिसाब से 80% की अगर आपकी रिटर्न है, तो उसमें आपके 20% इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो ये लगभग आपका 100% की रिटर्न होगी। लेकिन बाकी केसेस में भी अगर आप 80% कमाते हैं तो आपकी एक्चुअल रिटर्न कम हो जाएगी। तो इन सबसे साफ स्पष्ट है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली बात की जाए जो कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 8th जो ट्रांच है वो कल ओपन हो रही है और ये 5 दिनों तक ओपन रहेगी, यानी कि 29 नवंबर से 3 दिसंबर। ये पीरियोडिकली इसको आरबीआई ओपन करता रहता है। ये इस साल की 8वीं, इस फाइनेंशियल ईयर की 8वीं ट्रांच है। इससे पहले मई में इनकी पहली ट्रांच आई थी और लगातार मई में 3 ट्रांचेस आई थी। उसके बाद कुछ कुछ महीनों बाद इसमें डिफरेंट ट्रांचेस आती रही, तो आप ये देख सकते हैं कि 8th जो इसकी ट्रांच है वो नवंबर 29 से 3 दिसंबर तक खुली रहेगी। अगर आप इसको मिस कर जाते हैं तो भी आप आने वाले कुछ महीनों में, यानी कि जनवरी 10 से 14 के बीच में दोबारा ये इसकी 9th ट्रांच खुलेगी, और फरवरी 28 से मार्च 4 तक इसकी 10th ट्रांच खुलेगी, तब भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 8th ट्रांच है जो कि मंडे यानी कि कल 29 नवंबर को खुलेगी, और ये 5 दिन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट के लिए खुली रहेगी। इसमें जो प्राइस है वो आपका 4791 पर यूनिट होगा, यानी कि मिनिमम इतना आपको लेना पड़ेगा, और अप टू आप जैसा कि डिस्कस किया उतना आप ले सकते हैं। और इसमें अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको 4741 पर ग्राम पड़ेगा अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आप वहां से लेते हैं। और इसमें जो फाइनली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे 7 दिसंबर के आसपास।
और अब अगर बात की जाए कि भाई ऐसे टाइम में हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो अगर पॉजिटिव बात की जाए तो इस टाइम पे कोविड के जो केसेस, नया वेरिएंट आया है, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा घबराहट का माहौल है, और जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है तो गोल्ड के लिए फायदेमंद चीज होती है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, और आपने देखा भी होगा कि गोल्ड के प्राइसेस पिछले वीक में काफी अच्छे से बढ़े हैं। तो अगर ऐसा माहौल रहता है तो आने वाले टाइम में गोल्ड आपको काफी अच्छी रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर चीजें नॉर्मल होती हैं, इंप्रूव होती है इकोनॉमिक सिनारियो, इन्फ्लेशन लेवल कंट्रोल में आता है और रेट हाइक्स होते हैं, तो गोल्ड के लिए नेगेटिव होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकता है कि वो आपको इतनी अच्छी रिटर्न ना दे, या इवन उसके प्राइस में थोड़ी सी कमी देखी जाए। लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है, यहाँ पे हम अगर आप 8 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमेशा गोल्ड बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपको जब भी अनसर्टेनिटी का टाइम आता है तो हेजिंग देता है, और इसके अलावा एक स्टेबल रिटर्न आपको देता है। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल ओपिनियन में गोल्ड में डेफिनेटली आपको कुछ पोर्शन अपना 5 से 10% इन्वेस्टमेंट साइज हमेशा इसमें रखना चाहिए। और गोल्ड में सबसे बेस्ट ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है, और कोई भी सरदर्दी नहीं होती। हाँ, अगर आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कि आपको हो सकता है 6 महीने में बेचना पड़ जाए, और आप अगर ज्यादा क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगा। इन दैट केस में भी आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेहतर होगा। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे, प्योर एजुकेशनल थे। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।